हेलो बच्चों, मैं वंदना हिंदी विद्यालय से स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस आज आपको चैप्टर 4 व्यापारी शासक कैसे बने इस बारे में समझाऊंगी, जिसमें हमारा मेन टॉपिक है व्यापारी शासक कैसे बने। व्यापारी अर्थात व्यापार करने वाले। हमारे देश में जो व्यापार करने आए थे वो व्यापार में शासन करने लगे, तो किस प्रकार से वो व्यापारी शासक बने हैं इस बारे में हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है मध्यांतर में विद्यार्थी पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे थे। जय और मिताली दो बिल्ली और बंदर की कहानी को पढ़कर एक दूसरे का मजाक कर रहे थे। पास में बैठे हुए उनके वर्ग शिक्षक ने बताया कि बाल मित्रों, यह भी एक नीति है, दो की लड़ाई में लाभ तीसरे को ही होता है। अंग्रेजों ने भी इसी नीति से भारत में अपने राज्य का विस्तार किया था। श्रीमान, यह किस तरह हुआ? बच्चा पूछता है कि श्रीमान यह किस तरह हुआ। जय ने प्रश्न किया। वर्ग शिक्षक ने कहा कि चलो वर्ग में मैं आज आपको भारत में आकर अंग्रेजों ने किस तरह भारतीय राजाओं पर अपनी सत्ता स्थापित की उनकी बात करता हूँ। 18वीं शताब्दी के अंत में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज एक नई राजशक्ति के रूप में उभरने लगे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत के मात्र व्यापार करने के लिए आए थे? यानी आपको पता है कि हमारे देश में जो अंग्रेज हैं वो मात्र किस लिए आए थे हमारे भारत में? व्यापार करने, यहाँ वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए आया करते थे। तो शुरुआत में अंग्रेजों ने भारतीय प्रदेशों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी, तो फिर पूरे देश में वो भारत शासक कैसे बने? यानी ये कहा गया कि वो तो यहाँ व्यापार करने आए थे ना, तो जो व्यक्ति यहाँ व्यापार करने आए थे अंग्रेज, तो वो यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेके वे पूरे भारत पर शासक कैसे करने लगे, ये क्वेश्चन है। तो ऐसी अनेक बातें हैं जो अंग्रेजी शासक के साथ जुड़ी हुई है, जिसके मूल उद्देश्य तो वे अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। इसलिए सरलता के लिए राज्य की शक्ति प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्होंने ये राजनीति अपनाई थी। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले वेलेंसी की विस्तार योजना। तो वेलेंसी की विस्तार योजना ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से सुनना कि वेलेंसी जो था वो गवर्नर जनरल बनकर जब भारत में आया, तो उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीव्र स्पर्धा चल रही थी। यानी स्पर्धा यानी हरीफाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चल रही थी, और भारत में फ्रेंच ताकतवर ना बन सके, इसलिए भारत ने देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करने के लिए वेलेंसी की एक योजना अपनाई थी, जिसे सहायक योजना कहा जाता है। तो ये एक पॉइंट है कि भारत में फ्रेंच जो लोग हैं वो ताकतवर ना बन सकें, इसलिए भारत के देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करने के लिए वेलेंसी ने एक योजना बनाई थी, जिसे हम सहायक योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना को स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना खड़ी करनी पड़ती थी, यानी रखनी पड़ी, परंतु सेना का खर्च उस देशी राज्य को उठाना पड़ता था। मतलब यहाँ बताया गया है कि इस योजना को स्वीकार करने के बारे में बताया है कि यहाँ देशी राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, लेकिन जो सेना का खर्च था वो देशी राज्यों को उठाना पड़ता था। इसके साथ ही उस समय में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रहता था। इस तरह अंग्रेजी सेना और उनके प्रतिनिधि सुरक्षित रहते थे। देशी राज्यों को अंग्रेज सेना मिलती थी, परंतु उनका उपयोग वे नहीं कर पाए। यानी वह बताया गया है कि यहाँ देशी राज्यों को सेना मिली उनकी सुरक्षा करने के लिए, लेकिन वो उनका लाभ उठा पाए नहीं। वेलेंसी की सहायक योजना के शिकार भारत के अनेक देशी राज्य बने थे, जिसमें सबसे पहले बताया गया है निजाम, मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़, मराठा आदि का समावेश किया जाता है। देशी राज्यों के लिए यह सहायक योजना एक मीठे जहर की तरह थी। मीठा जहर इसे क्यों कहा गया है? तो मीठा जहर इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर मतलब बताया गया है कि अंग्रेजी सेना किस लिए रखी जाती थी? उनके रक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो सुरक्षा के लिए थी, लेकिन वो उसका लाभ उठा पाए नहीं। यानी हमारे अच्छे के लिए था, लेकिन हम उसका लाभ उठा पाए नहीं, इसलिए वो एक तरह से वो सहायक योजना मीठे जहर की तरह मानी गई है। शुरुआत में तो राजाओं की सुरक्षा और मदद दिखाई देती थी। मतलब शुरू में वो जो अंग्रेजियों लोगों को जो सेना रखी थी वो क्या करते थे? राजाओं की सुरक्षा करते थे, मदद करते थे। तो शुरू में तो वही चीज़ उन्हें दिखाई दी कि हाँ राजाओं की सुरक्षा हो रही है, उन्हें मदद मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें दिखाई दी। लेकिन धीरे धीरे वास्तव में तो वो क्या हो रहे थे? गुलाम बन रहे थे। वास्तव में धीरे धीरे तो वो गुलामी अनुभव करने लगे। वेलेंसी की इस योजना को सहायक योजना के प्रथम शिकार बना था हैदराबाद का निजाम।
ये आपको खाली जगह में पूछे जाते हैं कि सहायक योजना का प्रथम शिकार कौन था, तो आपको बताना है हैदराबाद का निजाम। बाद में मैसूर, अयोध्या राज शिकार हुए। तांजौर, कर्नाटक का भी यही हाल हुआ। मराठा सरदारों ने भी आपस में झगड़ा करवा कर उन्हें भी अपनी योजना में शिकार बना लिया। मराठा के साथ लड़ाई करके निजाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ बताया मराठाओं के साथ जब लड़ाई हुई तो उसका निजाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए निजाम ने सर्वप्रथम इस योजना को स्वीकार किया। यानी ये बताया गया है कि जिस समय में मराठाओं के साथ लड़ाई हुई तो उस समय में जो निजाम थे उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, और उस नुकसान के वजह से निजाम लोगों ने सर्वप्रथम इस योजना को स्वीकार कर लिया। इसलिए हैदराबाद का निजाम बताया गया है कि सर्वप्रथम उसका शिकार बना था। फिर बताया गया है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान का राज तो पहले से ही अंग्रेज़ों की हुकूमत में आ गया था, जिसमें नाना फडणवीस के अवसान के मराठा संघों के बीच झगड़ा हुआ। एक के बाद एक मराठा राज अंग्रेजों फूट डालो राज करो की नीति अपनाते गए। फूट डालो राज करो का अर्थ क्या होता है कि मतलब पहले उन लोगों को आपस में झगड़ा करवाओ। आपस में जब लड़ाई होती थी तो जो राज्य हार जाता था, जो दूसरा राज्य था, उनसे वो लड़ाई करके उस राज्य को हड़प लेते थे। तो इस तरह से इसका नाम दिया गया है फूट डालो और राज करो। दो लोगों के बीच में आपस में झगड़ा करवा के तीसरे लोग उसमें फ़ायदा उठाया। अर्थात दो राज्यों के बीच में अंग्रेज लोग झगड़ा करवाते थे, फिर उसके बीच में वो फ़ायदा उठा के उस राज्य को हड़प लिया करते थे। इसलिए इसे कहा गया है फूट डालो और राज करो, जिसमें अयोध्या, गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद आदि राज और दूसरे बहाने से भी हड़प लिए गए। इस तरह 7 वर्ष के समय वेलेस्ली ने कंपनी का विस्तार किया। यानी 7 वर्ष में अपनी कंपनी का उसने विस्तार किया, यानी बहुत तेज़ी से उसका विस्तार बढ़ता गया, और अपनी इस योजना के द्वारा उसने कंपनी को सत्ता सर्वोपरि बना लिया। यानी कंपनी की सत्ता सर्वोपरि, यानी सभी जगह से उसने सत्ता पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। अब हम जानेंगे कि अंग्रेज पूरे भारत में फैले तो किस तरह से फैले, वो बताना है। तो अंग्रेज भारत में किस तरह से फैले थे, तो यह बताया कि वेलेस्ली की विस्तार योजना के शिकार मैसूर, निजाम और मराठा सरदार बने। बाद में अंग्रेज उत्तर भारत के आगे बढ़े। नेपाल के भय के कारण उनके साथ मित्रता की। उसके बाद अंग्रेजों ने सीमा पर युद्ध किया। यानी बताया गया पहले नेपाल के भय के कारण उन्होंने अंग्रेजों के साथ मित्रता की और फिर वो सीमा पर युद्ध करने पहुँचे। वहाँ पर उस समय जो सिख के मतलब कि वहाँ सिख जो हैं महाराजा रणजीत सिंह, वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के साथ उन्होंने मित्रता की, यानी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अफगान विद्रोह में जीत वहाँ की प्राप्त की। सिंध में भी सत्ता स्थापित की। सिखों को बढ़ती हुई ताकत देकर अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य हड़पने की कोशिश की। तो यहाँ बताया गया है कि जिस समय में सिंध में सत्ता स्थापित की तो उस समय वहाँ सिख में बढ़ती हुई, जैसे कि सिख लोगों की संख्या वहाँ बढ़ती गई, उनकी ताकत बढ़ती गई, तो उस समय में अंग्रेजों ने सिख समाज को हड़पने की कोशिश की थी। तो सिख लोगों को हड़पने की अंग्रेजों ने कोशिश की, लेकिन उस समय में जो वहाँ का जो मैन था पंजाब का, जो रणजीत सिंह, वो रणजीत सिंह उस समय बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तो रणजीत सिंह का राज उस समय में था, तो तब तक तो उन्हें सफलता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। मतलब अंग्रेज़ों को सिख लोगों को हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय में रणजीत सिंह के होने की वजह से वो लोग यहाँ पर असफल रहे। इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की और रणजीत सिंह को उस समय में शक्तिशाली शासक थे। यानी फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, रणजीत सिंह के साथ मित्रता की। क्यों? क्योंकि उस समय जो रणजीत सिंह थे वो बहुत ही शक्तिशाली शासक माने जाते थे। तो उन लोगों ने उनसे मित्रता की और उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोपीय अफसरों की सहायता से मजबूत सेना का निर्माण किया। आसपास के अधिकतर प्रदेशों में उन्होंने विजय भी प्राप्त की। उनके अवसान के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई। अराजकता अर्थात कि उस समय में वहाँ का राज कौन संभाल रहा था, रणजीत सिंह। तो जब तक रणजीत सिंह वहाँ का राज संभाल रहे थे तब तक अंग्रेज़ों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ उनके राज पर मतलब उनके राज को वो हड़पें। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद राज को संभालने वाला कोई इतना शक्तिशाली शासक नहीं रहा, जिसकी वजह से वो राज्य में अराजकता फैल गई। और रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक पंजाब के प्रशासन में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप करने का साहस भी नहीं कर पाए। लेकिन उनके अवसान के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, हार्जलिंग गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते ही उसने सिख साम्राज्य को भेदभाव की नीति में अंग्रेज शासन के नीचे ला दिया। मतलब उनकी मृत्यु के बाद उसने भारत में वहाँ पर भेदभाव किया और अंत में अंग्रेज शासन के नीचे डाल दिया। मतलब वहाँ पे भी उन्होंने उस राज्य को हड़प कर लिया।
अब हम जानेंगे डलहौजी के बारे में। डलहौजी को हमेशा हड़प नीति के साथ ही जोड़ा जाता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हड़पी हैं, यानी बहुत सारे राज्य को हड़पा है। तो किस प्रकार वो हम जानेंगे। तो वेलेंसी की विस्तार योजना, तो वेलेंसी की विस्तार योजना हिंदी राज्यों को पराधीन बनाने की योजना थी। यानी यहाँ बताया गया हिंदी राज्यों को पराधीन बनाने की योजना थी। वेलेंसी की योजना को स्वीकार करने वाले राज्य अंग्रेजों ने मित्र माने जाते थे। इन राज्यों को बाहरी और आंतरिक भय होने के कारण लापरवाह होते गए। बाहरी और आंतरिक यानी कि बाहरी और आंतरिक डर की वजह से ये लापरवाह हो गए, जिसकी वजह से व्यवस्था में कमी आने लगी। अब यहाँ बताया गया है कि राजाओं के इस तरह के व्यवहार के कारण राज्य व्यवस्था और अव्यवस्था फैल गई। मतलब कहा गया है कि वो लोग क्या हो चुके थे, आंतरिक और बाहरी यानी अंदर और बाहर दोनों तरफ से एकदम डर की वजह से लापरवाह हो गए वहाँ के राजा। और लापरवाह होने की वजह से उनकी जो राज्य व्यवस्था थी वो पूरी अव्यवस्था में फैल गई। और अव्यवस्था फैलने की वजह से अंग्रेज नीति को यह परिणाम था। तो अंग्रेज नीति का यह परिणाम था कि यह एक प्रकार का षड्यंत्र था, जिसमें भारतीय शासक सभी के सभी फंसते चले गए। तो यहाँ उनके फंसने की वजह से यहाँ पे बताया गया कि उनकी यानी राज्य में जब अराजकता फैल गई तो वो लोग उसको हड़पना शुरू कर दिए। यहाँ जितने भी भारतीय शासक थे वो सब फंसते चले गए। तो राज्यों में फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के बहाने राज्यों ने आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी क्या किया, यहाँ जो राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी उस अव्यवस्था को मतलब संभालने के बहाने से इन्होंने राज्य के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। और शुरुआत में कंपनी सरकार कितने ही प्रदेशों में फैली हुई अव्यवस्था के बहाने उन्होंने बहुत सारे राज्यों को हड़प किया। बाद में ब्रह्मदेश यानी वर्तमान समय का भी जो म्यांमार माना जाता है वहाँ और पंजाब प्रांत को भी उन्होंने हड़प किया। तो यहाँ पे हड़प पद्धति में आएगा म्यांमार और पंजाब जो था प्रांत उसे हड़प किया। उसके बाद आश्रित राजा निसंतान थे। आश्रित राजा निसंतान अर्थात जिन राजाओं की संतान नहीं होती थी उन राजाओं के राज्य में उन राजाओं की मृत्यु के बाद उन राज्यों को भी वो लोग हड़प लिया करते थे, जिसमें सतारा, झांसी, नागपुर और अन्य राज्य हैं जो यहाँ हड़प नीति के शिकार हुए थे। भारत में अधिक उत्पादन करने वाले प्रदेश जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कपास हस्तगत करके गोरे व्यापारियों को करोड़ों रुपए की आय करवाने का आश्रय डलहौजी का था। यानी ये बताया गया कि हमारे भारत में कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था, तो चाय, कॉफ़ी, कपास, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो उत्पादन होता था तो इन गोरे लोगों ने क्या किया, इन वस्तुओं का व्यापार करोड़ों रुपए पैसे कमाने का जो कार्य था वो आश्रय किसको दे दिया, डलहौजी को। यानी डलहौजी ये काम करता था। ब्रिटिश समाज को मजबूत बनाने और शासन की सुविधा के लिए डलहौजी ने भारत में कई प्रकार सुधार किए। तो डलहौजी ने सुधार तो बहुत सारे किए थे। उस समय में गुलामी हुई, बहुत सारे हमारे भारतवासियों को झेलना पड़ा, लेकिन आज के समय में यही जो उसने सुधार किए थे वो सुविधाओं आज हमारे भारतवर्ष को अच्छी सुविधाएं देखने को मिली है। यानी यहाँ पे बताया गया कि डलहौजी ने सुविधाएं जो कराई थी वो किस लिए कराई थी, तो ब्रिटिश समाज को मजबूत और शासन की सुविधा के लिए डलहौजी ने भारत में सुधार किए, यानी खुद के लिए सुधार किए थे। लेकिन वो सुधार आज हमारे भारतवर्ष को एक आशीर्वाद रूप में मिला है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि भारत में मुंबई से थाना सर्वप्रथम रेलवे लाइन उसने शुरू कराई। सन 1853 में डाक पद्धति की उसने शुरुआत करवाई। उसके बाद इसी समय भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राम का व्यवहार शुरू कराया। डलहौजी ने बाल विवाह प्रतिबंध पर कानून और विधवा पुनर्निषाद कानून पारित किया। उसके बाद बताया गया है कि उसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार शुरू किया, जिसमें सन 1857 में भारत में 3 यूनिवर्सिटी बनी थी, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की शुरुआत हुई। तो इस तरह के जो सुधार डलहौजी ने करवाए थे वो सुधार जो है वो जिसका भारतीय प्रजा को बाद में लाभ हुआ। तो बाद में यानी गुलामी जब पूरी हो गई उसके बाद इनसे भारत को इस चीज़ का लाभ हुआ, परंतु इसके लिए भारत प्रजा को बहुत कुछ सहन करना पड़ा था। जब गुलामी थी तो समय में भारत प्रजा को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो ये इसने डलहौजी ने जो भी सुधार किए हैं ये सुधार हमारे भारत प्रजा को बाद में एक लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। अब हम जानेंगे प्रजा का असंतोष। तो प्रजा का असंतोष अर्थात क्या होता है, जिस चीज़ से संतोष ना हो, यानी हम किसी चीज़ का संतोष ना होना, तो असंतोष कहलाएगा। तो प्रजा का असंतोष कहाँ था, तो सहायक योजना के बाद जो डलहौजी है तो डलहौजी की हड़प नीति ने क्या किया, पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। तो हाहाकार मचाना अर्थात कि उसने क्या करता था, बताया ना कि हड़प नीति में क्या होता था कि जो निसंतान वाले राजा होते थे तो उन राजाओं की मृत्यु के बाद वो राज्यों को हड़प कर लेता था
और जो हाँ राज्य थे तो राजा लोगों की जो अव्यवस्था फैली हुई थी, तो अव्यवस्था को सुधारने के बहाने से वो उनके आंतरिक जो कार्य होते थे उसमें हस्तक्षेप करने लगे, और उसके बाद इस तरह से वो उनका भी मतलब राजपाट छीन लिया करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने हड़प किया था। तो इस प्रकार से कहा गया है कि डलहौजी की हड़प नीति से पूरा देश हाहाकार मच गया था। तो प्रजा का अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष दिखाई पड़ने लगा, मतलब वो अंग्रेज प्रजा से खुश नहीं थे। तो क्रांति, जहाँ पे बताया गया क्रांतिकारी और मंगल पांडे, तो क्रांति और मंगल पांडे फिल्म आपने देखी होंगी, नहीं देखी हो तो देख लेना, उसमें आपको बहुत कुछ इसमें पता चलेगा कि किस प्रकार से किस तरह से कूटनीति फैली हुई थी। तो यदि ना देखिए तो आप देखिए, इस समय भारतीय प्रजा पर अंग्रेजों की दमन नीति साफ दिखाई दे रही थी, यानी भारतीय प्रजा पर अंग्रेज किस प्रकार से दमन नीति यानी दबाव डालकर उनसे कार्य करवाते थे वो यहाँ साफ दिखाई दे रही है, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सुधार के कारण आग में घी डालने की स्थिति हो रही थी। यानी ये कह सकते हैं कि डलहौजी ने जो सुधार किए थे वो सुधार एक तरफ से आग में घी डालने की स्थिति बनी, यानी सुधार तो किए लेकिन वो सुधार भारतीय प्रजा को उस समय लाभ मिल रहा नहीं था, उस समय नहीं मिल रहा था, जिससे वो असंतोष थे। इसलिए कह सकते हैं कि आग में घी डालने वाला काम था उस समय इनका सुधार किया हुआ कार्य। तो रेलवे और डाक पद्धति, तो रेलवे और जो डाक पद्धति की सुविधा और शिक्षा की व्यवस्था अधिकतर लोगों को प्रभावित करने लगी थी। तो इससे लोग प्रभावित होने लगे थे कि रेलवे की शुरुआत हो रही है, डाक सुविधा हो रही है, तो हमें भी लाभ मिलेगा, उस शिक्षा की सुविधा हो रही है यानी हमारे बच्चे लिखेंगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से लोग उससे प्रभावित होने लगे, यानी खुश होने लगे, उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। तो पुरानी विचारधारा को जो मानने वाले लोग थे, यानी जो पुरानी संस्कृति के लोग थे, उन लोगों का ये मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा अगर हमारे भारत में आएगी तो वो हमारी संस्कृति का विनाश कर देगी। यानी वो जो पुराने लोग थे, पुरानी विचारधारा को मानने वाले, उनका मानना ये था कि अंग्रेज हमारी संस्कृति का विनाश करना चाहते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया सुधार तो उनकी व्यवस्था की सुगमता के लिए किया गया है, यानी क्या कहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो सुधार किया है वो व्यवस्था सिर्फ उनकी सुविधा के लिए, ना कि हमारे लिए। तो भारतीय प्रजा को उससे लाभ भी हुआ, परंतु लाभ तो हुआ लेकिन उसके लिए भारतीय प्रजा को बहुत महंगी कीमत उसकी चुकानी पड़ी, बहुत कुछ सहन करना पड़ा, और लोगों में असंतोष की आग तब विस्फोट का रूप धारण करने लगी। और यह असंतोष अर्थात 1857 का स्वतंत्र संग्राम के नाम से जाना गया। ठीक है, ये चैप्टर आगे है 1857 का स्वतंत्र संग्राम, जो हम आगे चैप्टर आएगा तब हम इसे बहुत ही गहराई रूप से जानेंगे। तो इस तरह से आपका चैप्टर पूरा हुआ। इस चैप्टर में आपके ये 4 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको ये जो चैप्टर समझा है उस हिसाब को आप ये 4 क्वेश्चन नोटबुक में कंप्लीट कर लेने हैं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आने वाले आगे के सभी वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।